बिहार में विधानसभा चुनाव सरगर्मी तेज है। तमाम पार्टियां हैं, छोटी बड़ी कई पार्टियां हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। सीट शेयरिंग हुई महागठबंधन की और सीट शेयरिंग की घोषणा की गई। घोषणा के बाद से ही एक सवाल मौजू हो गया बिहार की फिजा में। सवाल ये है कि अगर 14% को सीएम, 2.5% को डिप्टी सीएम, तो 18% को क्या मिला। सवाल ये भी बनता है जितनी पार्टियां हैं उनमें से कितने पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। मैं अभी राजधानी के सब्जी बाग इलाके में हूँ। ये राजधानी का सबसे घना इलाका है। एक बड़ी मुस्लिम आबादी यहाँ पे रहती है, बहुत मुखर भी है, वोट के प्रति अपने जागरूक भी रहती है। कई सारे लोग हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। एक एक करके जानेंगे। पार्टियां जो वादा करती हैं वो केवल वादा ही होता है। पार्टियां वादा करती हैं, क्या वादा ही होता है? हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो, ये सबों ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। सभी पार्टियों ने। इन लोगों ने 1947 के बाद जो षड्यंत्र रचा है, जो साजिश रची है, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान में एक भी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री नहीं है। जिस समुदाय का लोग सबसे ज़्यादा आज़ादी में बलिदान दिया है, कुर्बानियाँ दी है, उसका साबूत इंडिया गेट पर आप जाके नाम देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जिस समाज के लोगों ने फांसी पर चढ़ा है, जिस समाज के सबसे ज़्यादा लोगों को काला पानी हुआ है, आज उस समाज के हालात क्या हैं। एक भी, चाहे वो संसदीय क्षेत्र हो, चाहे वो विधानसभा हो, एक षड्यंत्र के तहत ऐसा समीकरण बनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति जीत के नहीं आए। ऐसा क्यों? सवाल ये भी उठता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये आरएसएस और भाजपा का जो लोग आज जो सरकार में है, ये लोग की मानसिकता ही ऐसी है कि मुस्लिम समाज को किसी न किसी तरह दरकिनार कर दिया जाए, ये आगे नहीं बढ़े, आगे नहीं आए, हिंदुस्तान की बागडोर नहीं संभाले या किसी राज्य की बागडोर नहीं संभाले। एक साजिश के तहत आरएसएस और भाजपा के लोग मुसलमान समुदाय को सेट किया जा रहा है। एक फैक्ट लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हम सबके आदरणीय जब एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बनने के लिए आ रहे थे तो एनडीए ने ही समर्थन किया था, बल्कि उस समय कांग्रेस ने विरोध किया था। ये फैक्ट है। तो खैर, ये राजनीति का दौर है, चलता रहता है। बिहार में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज का वोट हर पार्टी को चाहिए। मैं सब पार्टी को कह रहा हूँ। कौन पार्टी मुस्लिम समाज को दे क्या रही है? किसी ने ये नहीं कहा कि अगर हमारा गठबंधन बनेगा या जीतेगा, मैं सबकी बात कह रहा हूँ, तो एक अल्पसंख्यक डिप्टी सीएम होगा। किसी ने नहीं कहा। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि इस समुदाय को दरकिनार कर दिया जा रहा है। जो भी राजनीतिक पार्टी अभी बिहार में है, ये सिर्फ मुसलमानों को यूज करने वाली पार्टी है। मुसलमानों को एक झुनझुना थमा दिया, वो बजाता रह रहा है। उसकी विकास, उसके उत्थान की बात किसी पार्टी ने नहीं सोचा है। जहाँ तक डिप्टी सीएम की बात है, अभी आपने कल टीवी पर तेजस्वी यादव का बयान देखा होगा कि 2% वाले को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, और जो 18% है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे हैं, उन्होंने इशारों में एक बात कहा है, एक इशारा दिया है कि और भी लोगों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो हो सकता है कि उसमें मुसलमान भी हो। आपने बहुत वाजिब बात कही, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब दूसरे किसी नाम की घोषणा हो सकती है तो मुस्लिम नाम की घोषणा भी कर देनी चाहिए थी। इशारों में कहने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ये बहुत ही हसास मुद्दा है। जिस तरीके से महागठबंधन में और एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल से कांग्रेस की टीम आई, अशोक गहलोत की क़यादत में, जिस तरीके से एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि सेकुलर फोर्स का जो वोट है वो
दरहम बरहम नहीं हो, बटे नहीं, एकजुट रहे, एक जगह रहे। उसके तहत जो उसमें एक बात आई कि जो 2% है, जो इशू है बिहार का, आज बर्निंग इशू है ये, कि 2% वाले को डिप्टी सीएम के लिए ऐलान किया गया, लेकिन जो 18% है, जो मुस्लिम है, जो एक तारीख रहा है, एक इतिहास रहा है कि वो उसके बगैर कोई भी सरकार बनने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और वो जिस पार्टी के साथ होता है पूरी ईमानदारी, पूरी वफादारी के साथ, उसके साथ मतलब हर लिहाज से वो उसको मदद करता है और उसमें उसके साथ अपनी पार्टिसिपेट, अपनी हिस्सेदारी देता है। लेकिन ये जैसे ही ये ऐलान मंजरेआम पर आता है, लोगों में आता है, तो हमको लगता है कि बिहार के अंदर में रहने वाली मुस्लिम जो आबादी है और उसमें जो पढ़ा लिखा तबका है, जो स्कॉलर हैं, जो दीनी मजहबी लीडरान हैं, उनके ऊपर एक जंडाटेदार ये एक तमाचा है कि आप कर क्या रहे हो, अब किस बात की आपको इंतज़ार है। इतनी खुदगर्जी ठीक नहीं है। आपको ये ऐलान जो है पूरे बिहार के मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्रिया है, ये चिंता का विषय है। ये आप क्या समझते हैं, सियासी पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना करके रखना चाहते हैं? आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से बिहार के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में एक बहुत ही एक मिसाल हम दे रहे हैं कि एक बहुत ही उम्दा किस्म का लजीज पकवान हम बनाते हैं और उस पकवान में बनाने के लिए जो मटेरियल होती है, जैसे गरम मसाला के तौर पे बिहार के अंदर में हम लोग उसमें हम लोग छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, सहजीरा, जितने भी तमाम गरम मसाले होते हैं वो डाल करके और उस पकवान को उम्दा से उम्दा लजीज पकवान बनाते हैं। और जैसे ही हम दस्तरखान पर बैठते हैं और उस लजीज पकवान खाने के लिए जैसे ही लुकमा हम बनाते हैं, तो उस लुकमे को मुंह में लाने से पहले जितनी भी गरम मसाले की जो मटेरियल होती हैं उसको दस्तरखान पर रद्दी में उसको फेंक दिया जाता है। ठीक मुसलमानों के साथ ऐसे ही जो है सब्जबाग दगला करके और पूरे मुसलमान को ठगने की काम आज से नहीं हो रहा है। मुल्क के बंटवारे से जब से जो भी सोको सेकुलर पार्टियां रही हैं, उन्होंने मुसलमानों को इसी तरीके से बंटाधार रखा, उसका इस्तेसाल किया, उसको हाशिए पर रखा है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, आपने बहुत पते की बात कही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या अब इस बात को अल्पसंख्यक समाज समझ रहा है कि उसको केवल यूज किया जाता है? अब समझ रहा है? मुसलमान जैसा कि कहा जाता है और कहा गया भी है, ये देखने को भी मिला है कि बिहार के मुसलमान बहुत जागरूक होता है। न सिर्फ मुस्लिम, तमाम जाति, तमाम धर्म विषय में सारे जो वोटर्स होते हैं बहुत बेदार और बहुत जागरूक होते हैं। क्या आप समझते हैं कि मुसलमान इतना बेवकूफ़ है, वो खामोशी से सारे इनके जो भी ऐलानात हैं, जो इनके फैसले हैं, उसको खामोश हाथ पे हाथ धर करके सिर्फ महसूस कर रही है और समझ रही है? दर्द है, तकलीफ है, ये डर है कि ये चिंगारी आतिश फसा ना बने। यानी कि इस चुनाव में जो अल्पसंख्यक समाज है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, किसी पार्टी विशेष पे नहीं जाएगा। नहीं, ये विडम्बना है, ये सोचने का मौका है। जैसा कि हमने कहा कि हम सब मुसलमानों के लिए, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, हम लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो मुस्लिम, जो दानिश्वर हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सियासी और सामाजिक लीडरान हैं, सर जोड़ करके बैठ करके इस पर एक मत होकर के, मुत्तहद होकर के एक फैसला लेने की ज़रूरत है कि आप सियासी तौर पर हाशिए पे क्यों हैं, सियासी हैसियत आपकी क्यों ख़त्म की जा रही है। ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा, आप थोड़ा और आगे आ जाए, कि चुनाव का दौर शुरू हुआ, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। तमाम उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट को आप देख लीजिए, 2 ही 3 ऐसे दल हैं जिसने अल्पसंख्यक समाज के नुमाइंदों को मैदान में उतारा है, चुनावी मैदान में उतारा है। उसमें कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी लिस्ट में एक भी मुस्लिम समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मुसलमान भारत के सेकुलरिज्म को कायम करने के लिए अहम रोल निभा रहा है। भारत का मुसलमान भारत के आइन के साथ चल रहा है, भारत के सेकुलरिज्म के साथ चल रहा है। दूसरी बात है कि मुसलमान एक बैलेंस कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जो लोग कह रहे हैं कि तथाकथित हम हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदूवादी होकर के भारत के
के अंदर जो जहर और नफरत फैला रहे हैं, उस नफरत को रोकने के लिए मुसलमानों का बड़ा रोल है ये 18%। और हमारे जो तथाकथित नेता हैं, जैसे आपको जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, ये और भी दूसरे लोग हैं जिनको जिस विचारधाराओं के साथ राजनीति करनी चाहिए वो अपनी विचारधाराओं से विचलित है। ये दलित समाज के नेता थे। मांझी जी आज किसके साथ खेल रहे हैं? आज हम बीजेपी को क्यों प्रमोट करेंगे, आरएसएस को क्यों प्रमोट करेंगे? हमारा जो संविधान, जो आइन, जो कानून कहता है, हम उसी कानून और आइन के साथ न चलेंगे। हम गांधीवादी मूल्यों पर विश्वास करते हैं, हम गांधीवादी मूल्यों की तरफ से चलेंगे। और मुसलमान कोई विपरीत सोच नहीं रखता है। मुसलमान भारत की मिट्टी से बना है, इसलिए भारतीय सोच रखता है, भारत की परंपराओं के अनुरूप सोच रखता है। भारत के मुसलमानों का कोई अलग अलग सोच नहीं है, लेकिन इन नेताओं को कुर्सी प्यारा है। और इन कुर्सी प्यारा होने के चक्कर में इन्होंने जो भी फैसले लेते हैं, आज देखिएगा कि बिहार के अंदर 15 जगहों पे मोदी जी, योगी जी का भाषण होने वाला है, जैसा कि हमको किसी प्रेस वाले ने बताया। तो वो उनका एजेंडा क्या होगा? भारत के अंदर बिहार के अंदर नफरत फैलाना। हमें बताइए कि हम बिहार के लोग हैं, हम अपने भविष्य को तय करेंगे, हम वोट देंगे। हम योगी और ढोगी का प्रतिनिधित्व क्यों स्वीकार के? वो हमारे बिहार को क्यों लीड करेंगे? क्या बिहार में हम लोग, हमारी सोच नहीं है कि हम अपना कैसा प्रतिनिधित्व सुनेंगे? आपने कहा 2% और 5%, तमाम तरह के लीडरान हैं जिन लोगों का भी ये चिराग पासवान का पैतृक हिस्ट्री पूछिए कि उनका क्या है, उनके फादर। ये लड़का किसके साथ खेल रहा है? चिराग पासवान की क्या हैसियत है? चिराग पासवान की पॉलिटिकल हैसियत क्या हो सकती है? चिराग पासवान जिन लोगों के साथ है वो स्वर्ण क्लास के लोगों के साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। उससे हम हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप पॉलिटिकल होइए ना होइए, एमएलए बनिए ना बनिए, लेकिन जोरदार आवाज़ रखने वाली शख्सियत बनिए। आपने देखा होगा कि एपीजे कलाम साहब थे। एपीजे कलाम साहब इस पद के, इस हिंदुस्तान के राष्ट्रपति पद से बड़ा उनका कद था, इसीलिए उनको ये कुर्सी दी गई। क्योंकि राष्ट्रपति का पद ऐसे भी पॉलिटिकल नहीं होता। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट का जब निर्माण हुआ तो उसमें किसे बुलाया जाना चाहता, कौन सा व्यक्ति प्रथम अधिकारी था? जब आपने राम मंदिर बनाया तब। लेकिन बिहार में हो सकता है ये 15 जो सभा होगा उसमें नफरती एजेंडे पर काम किया जाएगा, और बीजेपी तभी जीतेगी, तभी आगे बढ़ेगी जब बिहार के अंदर नफरतों की बाढ़ बढ़ाई जाएगी। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पे घूम फिर के आएगा, वो 18% वालों का क्यों नहीं कोई जिक्र कर रहा है? कोई भी पार्टी, क्या मिला 18% वालों को? देखिए, फर्ज 18% को इसलिए जिक्र नहीं कर रहा है ना कि 18% जो है ये तमाम लोग आप जिसको देख रहे हैं ना, एक तो जिसके चट्टे बट्टे हैं, जो गठबंधन है, एनडीए जो चल रहा है, वो किसके साथ चल रहा है? किसके साथ चल रहा है? वो आरएसएस और बीजेपी के साथ उन्हीं विचारधाराओं के साथ ना काम करेगा। महागठबंधन वही आप देखिए ना भाई, जिससे दूसरे लोग और जो है, अगर आपको ये भी बताते रहे महागठबंधन या जो भी सेक्युलर पार्टी की बात बता, जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी के विचारधाराओं के साथ जुड़ा हुआ है, उसी का बी टीम हो गया। और ए टीम में जो आता है, जहाँ पे भारत की सेक्युलर में, अगर आप बता देते हैं आज अगर लालू प्रसाद यादव इन तमाम मतलब जो सांप्रदायिक ताकतों से समझा करते तो इनका सारा केस डस्टबिन में चला गया। सांप्रदायिक ताकत से याद आया कि बीच में AIMIM ने बहुत कोशिश की थी कि वो महागठबंधन में आए। ओवैसी की पार्टी अख्तरुल इमान ने कई बार कोशिश की, पत्र भी लिखा कि महागठबंधन में हमें ले लिया जाए, कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में महागठबंधन एकजुट रहे। AIM पर हम सवाल खड़ा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम मुसलमान हैं तो AIM के साथ ब्लाइंड। बिल्कुल बताएं। बिल्कुल ब्लाइंड नहीं, हम ट्रांसपेरेंट हैं और भारत के लोकतंत्र के साथ है। भारत किसके? हम AIM जिस तरह की परिभाषाओं में बात करते हैं वो सेक्युलर फ्रंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये वैसा ही रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह से RSS रिप्रेजेंट कर रहा। तो हमें, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, हमको हिंदुस्तान के 100% लोगों का नेतृत्व चाहिए। हमें 18% और 5%, 7%, 1% नहीं चाहिए। हमको पूरे भारत का और बिहार के जितने तमाम लोग हैं ये हिंदुस्तान के, उनका नेतृत्व चाहिए। हम क्यों ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और बहुत आपने समझदारी वाली बात कही है। वैसी साहब, आप हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म पर बात कीजिए। आप मोदी क्यों बोलते हैं? आप सारी तलफ़ुज़ सब ठीक बोलते हैं, जब मोदी का नाम होता है मोदी बोलते हैं। ये कौन सा भी है?
आपके पास है। ये सब जो दोहरे चरित्र की बात नहीं, आपको हिंदुस्तान के आइन पर बेहतरीन तरीके से बोलना होगा। भारत आपको चुनाव लड़ना ही था, तो आप गठबंधन से क्या, आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए ना। आप ये उन्होंने दे दिया रिप्रेजेंटेशन अपना दिया है, हालांकि वो जीडीए बनाए हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक के लिए, 2-3 पार्टियां और हैं। क्या लगता है वो फैक्टर होंगे इस चुनाव में? हैसियत क्या है उनकी? हैसियत छोटे पिछली बार तो 5 जीत के 5 से क्या होगा? यहाँ पे तो सबसे बड़ी पार्टी ना है बिहार में, सबसे बड़ी पार्टी। अगर देखिए 36 साल का लड़का है, 36 साल का लड़का है, तमाम ही सांप्रदायिक शक्ति उस पर भारी पड़ रहा है। अगर आज ये अलायंस कर लेगा ना, तो कल इस सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज इसको सीएम का चेहरा मान लिया जाएगा। आप ये जान रहे सम्राट, बीजेपी भारत को दिया क्या है? सवाल हमको ये बताइए, बीजेपी से भारत को मिला क्या? ये एक बात, आप पत्रकार हैं बंधु, आप बताइए कि हमें भारत को मिला क्या? भारत ने क्या परोसा? भारत को सिर्फ नफरत परोसने के सिवा कुछ परोसा है भारत को? आप बता दीजिए, हम बीजेपी को क्यों वोट देंगे? बीजेपी यहाँ वोट की बात नहीं हो रही है। आप किसी को वोट दो, आपका मसला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को वोट दे रहे हैं। हाँ, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं इन देश के लोगों से सवाल करना चाहता है कि बीजेपी को आप क्यों प्रमोट कर रहे हैं? बीजेपी को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि भारत के अंदर नफरत फैलाए, जहर फैलाए, आपसी तनाव हो, दंगे हो। इस तरह के माहौल से बीजेपी, हमको इस मुल्क को मजबूत करना, हम इस मुल्क के हम जिम्मेवार चेहरा है, हमको इस मुल्क की वफादारी दिखानी, हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं। लेकिन आप इस मुल्क के साथ खड़े नहीं। अगर मेरा एक भाई भी अगर परेशान है तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। बिल्कुल डेमोक्रेसी खतरनाक है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बारी बारी से सारी बातें कही, सब कुछ कहा, क्या उनको ये चीज नहीं कहना चाहिए था कि एक चेहरा डिप्टी सीएम का अल्पसंख्यक से भी होगा? एक मैसेज तो कम से कम चला जाता। उन्होंने तो इशारे में बोल दिया। खुल के तो नहीं बोला ना। खुल के कुछ चीज, राजनीतिक और रणनीतिक अलग अलग चीजें, तो राजनीति का भी पहले ना। आपके हिसाब से इशारे में बोलना चाहिए था या खुल के बोलना चाहिए था? बहुत सारी चीज राजनीति में खुल के नहीं बात होती, कुछ बात पर्दे के पीछे भी होती है। वो आप भी समझ रहे, हम लोग भी समझ रहे, यहाँ की आवाम भी समझ रही है। नुमान आपने नाम बताया। नुमान जी, एक बार बताइए, AIMIM फैक्टर होगी इस चुनाव में? देखिए, जैसा कि उन्होंने बोले, IMM कहीं को फैक्टर नहीं है। सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग। अब बिहार के वोटर्स को आप वन टाइम बेवकूफ़ बना, सेकंड टाइम नहीं। अलग लड़ेंगे, साथ में आ जाएंगे। देख लिया ना। ये है राजधानी के हमारे मुखर समझदार अल्पसंख्यक समाज के लोग। स्पष्ट रूप से कहना है, आइन पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है, लोकतंत्र पे विश्वास है। वोट वहीं देंगे जहां उनका ज़मीर कहेगा, किसी के कहने पर नहीं देंगे, किसी के सुनने पर नहीं देंगे। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।